Back from the break, you're watching News X and I'm Asaviri Jindal. Congress President Mallikarjun Kharge has come out with a statement claiming that India will become a dictatorship if Modi is elected to power, calling the RSS and BJP poison to India's democratic values. He has also compared India to Putin's Russia, calling 2024 the last election we will ever have. So, on what basis is the Congress making this claim? Is this a self-goal, since it is the Congress who has emergency imposed by its former Prime Minister? Also, shouldn't the Congress be fighting on a future of hope rather than spreading fear in the voters? Let's in fact listen in to what Mr. Kharge had to say. एक-एक को नोटिस देना, डराना, धमकाना, उसकी दोस्ती अगर नहीं छोड़ेंगे फिर हम देख लेंगे। डर के कोई दोस्ती छोड़ रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई गठबंधन छोड़ रहा है। अरे इतने डरपोक लोग अगर रहे तो क्या यह मुल्क बचेगा? क्या यह संविधान बचेगा? क्या यह डेमोक्रेसी बचेगी? इसीलिए ये आखिरी चांस है आपको वोट देने का। इसके बाद कोई वोट नहीं देगा। Well, of course, viewers, there you heard it. Meanwhile, my colleague Kanika Katiyal joins us on the broadcast to give us more on this. Kanika, of course, Congress President Mallikarjun Kharge has insinuated that if PM Modi comes in power for the third time, there's going to be dictatorship in India, and this is going to, in fact, be the last election. What more details can you share with our viewers? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से एक विवादित बयान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दिया गया है। कल देहरादून में एक रैली के दौरान उन्होंने डायरेक्टली हमलावर रहे बीजेपी पे और डायरेक्टली उन्होंने हिट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उन्होंने कहा कि अगर दोबारा तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो इस देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा, डिक्टेटरशिप जो है वो आ जाएगी। और इसके अलावा उन्होंने कई तरह के जो आरोप है वो बीजेपी पे लगाए हैं और कहा है कि सोच समझ के लोगों को इस बार जो है मतदान करना होगा। अगर वो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी की हत्या हो तो वो बीजेपी को वोट दे, अगर डेमोक्रेसी को बचाना है तो वो बीजेपी को वोट ना दे। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव जो है नजदीक आ रहा है, वैसे कांग्रेस की ओर से तमाम ऐसे बयान जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और बीजेपी के लिए कहे जा रहे हैं, जिसको लेकर अब एक बार फिर से सियासत जो है वो छिड़ गई है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो लगातार इस बयान के बाद अब बीजेपी के लोग नाराज हैं और लगातार यही कह रहे हैं कि देश में एक प्रधानमंत्री के लिए ऐसे आप शब्दों का प्रयोग करना कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को शोभा नहीं देता है। तो इस तरह के बयान जो लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की ओर से आ रहे हैं, उसको लेकर अब बीजेपी लगातार हमलावर है और ये भी मांग रख रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि नेशनल प्रेसिडेंट है कांग्रेस पार्टी के, उनको माफी मांगनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से एक बड़ा स्टेटमेंट, एक बड़ा बयान जो है अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आया है और कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत टारगेटली जो है इलेक्शन स्पीच के दौरान इस बात का जिक्र किया कि डेमोक्रेसी जो है इस देश में नहीं बचेगी अगर फिर से लोगों ने वोट किया। तो एक बड़ा स्टेटमेंट जो है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यूज किया है, जिसके बाद अब लगातार बीजेपी जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे एंड कांग्रेस पार्टी पे अटैकिंग मोड में है और यही कह रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को तुरंत सार्वजनिक तौर पर जो है माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि देश में इस तरह के बयान नहीं सुने जाएंगे। और खास तौर पे प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के बयानों को बीजेपी और खास तौर पे पूरा देश जो है वो स्वीकार नहीं करेगा। तमाम जो बीजेपी के लोग हैं उन्होंने ये दावा भी किया है कि इस तरह के बयानों का जो अनुदान है वो कांग्रेस पार्टी जो है लोकसभा चुनाव में अपने आप देखेगी, जो जनता के बीच में जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब जैसे चुनाव के दिन नजदीक है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, तमाम तरह के जो स्टेटमेंट है, तमाम तरह के जो ऐसे एलिगेशन है वो एक दूसरे पे लगाती हुई नजर आ रही है। Right, absolutely. Kanika, stay on with us. Meanwhile, joining us on the broadcast is Mr. Gyanendra Mishra, political analyst. Good morning, sir, and thank you so much for speaking to us on NewsX. Do you think such warnings are going to sway the voters? Do you think it's going to have an impact on the voters? Honestly, when you look at it, it's more from the emotional standpoint and to connect, emotionally with the electorate. I think that the statement has been given. And obviously, given his experience and age, if he is asserting to his electorate and he emotionally want to connect with his electorate in the sense that it may be the last elections that they are seeing him in the fray,
and therefore exhorting the electorate to vote for him and for the Congress party that he presides over, this I think is very normal, and I don't think there should not be read too much between the lines here. Right, absolutely. But do you think Mallikarjun Kharge's comments show that Congress, in fact, has no plans to provide? No, I don't, as I said, I don't look at it from that perspective. Obviously, I don't know from which, what is the underline or the context in which you made the statement. But the way I look at it is, I stated that it is more in terms of, being in, kind of addressing to the sentimental aspect of the electorate, and not to view in the sense that there is no plan in place, because he himself is architect of the Congress election strategy, being the president of the party. Right, sir. Absolutely. Stay on with us. In fact, joining us at this point of time is Mr. Dilip Ghosh, BJP spokesperson. Good morning, sir, and thank you so much for speaking to us on NewsX. Now, do you think Congress is using fear for votes in 2024? Hello, Mr. Ghosh, can you hear me? जी. So I'll ask my question again. Do you think the Congress is using fear for votes in the upcoming elections? देखिए, इलेक्शन अभी बहुत दूर है, बहुत सर्वे आएगा, बहुत घटना होगा. अब देखिए, एलायंस ही खत्म हो गया. अब किस आधार पर बोल रहे हैं आप? कांग्रेस का एक वोट बैंक है, उनका एक बेस है, वो तो रहेगा, लेकिन कितना परसेंट होगा उसका ऊपर चर्चा करना मुझे लगता है बहुत जल्दीबाजी हो जाएगा. All right, sir, but do you think the Congress, do you in fact think Mallikarjun Kharge's comments show that the Congress has no plans to provide? All right, I think we've lost that connection over there. Meanwhile, still with us on the broadcast is Mr. Gyanendra Mishra, sir. Isn't, if I could just garner your understanding on this, isn't this stack a slippery slope for the Congress given what happened in 1975? No, I don't look at it from that perspective, although I didn't have, the direct access to what he has said basically. So if you set the context, then I would be in a more, comfortable position, informed positions to express my view. So what exact point you are referring in his statement? All right. Actually, so stay on with us. My colleague Kanika is back with us on the broadcast. Kanika, if you could take our viewers through political reactions. Have there been any political reactions that have come in as far as this statement is concerned? देखिए एब्सोल्युटली आफ्टर मल्लिकार्जुन खड़गे स्टेटमेंट एंड अगर हम बात करें तो बीजेपी के लगातार जो लोग हैं इसको एक तरह का अपमान बता रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री की इस तरह के जो बयान हैं वो नहीं देने चाहिए, कि आप खुद एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए इस तरह के बयान जो है वो कांग्रेस पार्टी पे सूट नहीं करती. इसको लेकर लगातार जो है अब कहीं ना कहीं पॉलिटिकली जो घमाघमी है वो बढ़ गई है और लगातार बीजेपी इसको लेकर जो है कांग्रेस को टारगेट कर रही है, और इसके साथ साथ जो इंडिया अलायंस की लगातार कांग्रेस पार्टी बात कर रही है उसको भी टारगेट किया जा रहा है. और लोकसभा से पहले कांग्रेस पार्टी लगातार आप देखिए तो मल्लिकार्जुन खड़गे हो या कांग्रेस पार्टी के तमाम और नेता हो, राहुल गांधी हो, वो लगातार बीजेपी पे अटैक कर रहे हैं. बीजेपी और आरएसएस दोनों पे अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं. और मल्लिकार्जुन खड़गे तो कल साफ तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस तरह की बातें करी. उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर डेमोक्रेसी को बचाना है तो कांग्रेस को वोट देना, अगर डेमोक्रेसी को खत्म करना है तो एक सेंटीमेंट स्पीच जो है, एक सेंटीमेंट कनेक्शन जो है वो बनाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी. लेकिन इस तरह के बयान जो है जब पब्लिक डोमेन में आते हैं तो लोग इस चीज को सेंटीमेंटली नहीं देख पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी इस तरह के एलिगेशन लगा रही है कि एक प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के बयान कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पे सूट नहीं करते, क्योंकि उनकी भी सरकारें रही थी, उनके प्रधानमंत्री भी रहे थे, लेकिन बीजेपी ने कभी इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया, ऐसे स्टेटमेंट नहीं दिए. तो अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो इलेक्शन मोड में जो है पूरा देश जा चुका है, तमाम पार्टियां जो है वो इलेक्शन मोड में
आ चुकी है। और एक और पे अगर बात करें तो इंडिया अलायंस को लेकर लगातार जो है कांग्रेस पार्टी बयान दे रही है कि इंडिया अलायंस बना हुआ है, लेकिन वही बात करें बीजेपी की तो बीजेपी की तरफ से तमाम जो लोग हैं वो यही टारगेट कर रहे हैं, और खासतौर पर बीजेपी नहीं एनडीए की ओर से भी लोग यही बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस नहीं बचा हुआ है। आफ्टर नीतीश कुमार के बाद जो है अब इंडिया अलायंस के को बना के रखना कांग्रेस पार्टी के लिए एक मजबूरी भी है और कहीं ना कहीं एक चैलेंज भी है, क्योंकि ममता बनर्जी भी नाराज है। उसके अलावा अरविंद केजरीवाल अनाउंस कर चुके हैं कि वो अकेले कॉन्टेस्ट करेंगे इलेक्शन। तो कहीं ना कहीं इन तमाम नेताओं के बीच में इस तरह के जब बयान आ रहे हैं तो सभी लोग जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि अब जो इंडिया अलायंस बना हुआ है उसको बचाया जा सके। लेकिन इसके बीच इस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया है और कल उन्होंने लोगों से अपील की थी और लोगों के बीच में इस तरह के बयान दिए, तो बीजेपी भी जो है फुल ऑफ अटैकिंग मोड में कांग्रेस को जो है अटैक कर रही है और साफ तौर पर यही कह रही है कि प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के जो स्टेटमेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोले हैं उनको पब्लिक फोरम में आकर इस तरह के शब्दों के लिए माफी मांगनी चाहिए। ऑलराइट। Right, absolutely, Kanika. You know, all of this is happening after all those developments that took place within the India alliance. Of course, Mamata Banerjee announcing that she will go solo in the upcoming elections. We've seen what happened with Nitish Kumar. He has, of course, joined hands with the NDA and has taken oath for the 9th time as Chief Minister of Bihar. Are all of these reactions coming in due to all these setbacks for the India alliance? What other reactions are coming in fact, on this front? एब्सोल्युटली आफ्टर ममता बनर्जी का जो स्टेटमेंट था कि वो अकेले कॉन्टेस्ट करेंगे, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल का रिएक्शन आया कि वो भी अकेले कॉन्टेस्ट करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि वो लोकसभा के लिए अलायंस में फाइट करेंगे, लेकिन विधानसभा के लिए हरियाणा में बात करी कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो जिस तरह के बयान आ रहे हैं, स्टेटमेंट आ रहे हैं तमाम लीडर्स की ओर से, और नीतीश कुमार के जाने के बाद कहीं ना कहीं अलायंस में जो झटका है वो बड़ा है, क्योंकि नीतीश कुमार ही एक ऐसे नेता थे जिन्होंने इंडिया अलायंस को बनाने के लिए पहल की थी। तमाम जो नेता है, चाहे ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल, उनसे बात की थी। तमाम नेताओं से बात करने का जो सिलसिला था वो नीतीश कुमार ने चला था, और नीतीश कुमार अब इस अलायंस से बाहर निकल चुके हैं। तो इसका नुकसान जो है बिहार में कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब देखना ही होगा कि जो इंडिया अलायंस में बची हुई पार्टियां हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, टीएमसी हो, लेफ्ट हो, इसके अलावा समाजवादी पार्टी हो, वहां पे किस तरह का जो अलायंस है वो बन पाता है। और सबसे बड़ी फाइट जो है वो सीट शेयरिंग की फाइट है कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी के नाते किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि जब से असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने लूज किए हैं 3 स्टेट, उसके बाद अब कांग्रेस की जो बार्गेनिंग पावर है वो डाउन हो चुकी है। इसीलिए अगर आप देखा जाए तो अखिलेश यादव ने ऑलरेडी यूपी में कह दिया कि वो सिर्फ 11 सीटें जो है वो कांग्रेस को देंगे, यानी कि 80 सीटों में से केवल 11 सीटों में कांग्रेस फाइट करेगी। लेकिन ये चीज अभी कांग्रेस की ओर से एक्सेप्ट नहीं की गई है। कांग्रेस कह रही है कि हम और सीटों की मांग जो है उनसे करेंगे। वहीं अगर बंगाल की बात करें तो अब तक ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच में जो है कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, कोई सॉर्ट ऑफ थिंग्स जो है डिसाइड नहीं हुई है। इसके अलावा अगर हम लेफ्ट की बात करें तो एक और, अगर लेफ्ट से अलायंस करती है कांग्रेस पार्टी तो ममता बनर्जी एग्री नहीं करेंगी, क्योंकि टीएमसी की डायरेक्टली फाइट जो है वो लेफ्ट के साथ है पश्चिम बंगाल में। तो कहीं ना कहीं अब अलायंस के लिए बहुत चैलेंज है, और खास तौर पे कांग्रेस के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस है कि कैसे वो बाकी पार्टियों को साथ में लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक और एनडीए है जहां पर कोई परेशानी नहीं है, जहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, वहां पे चीजें बहुत सॉर्टेड हो चुकी है। बट इंडिया अलायंस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती जा रही है, चाहे वो स्टेटमेंट हो, चाहे वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो, चाहे वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो, इन तरह की चीजों को लेकर कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो साफ तौर पे जो मुकाबला है वो इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए का होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को अभी सर्वाइवल करने के लिए अपने अंदर और पार्टियों के बीच में जो ऑक्सीजन कमी है उसको बढ़ाना होगा। Right, absolutely, Kanika. You know, there's a lot happening ahead of the 2024 general elections. We, of course, know that the Congress has kick-started the Bharat Jodo Nyaya Yatra. BJP has kick-started its campaign. They are, in fact, saying तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 बार. Prime Minister Narendra Modi has, of course, inaugurated a slew of developmental projects in the past 1 month. And, of course, he has, in fact, inaugurated a lot of projects. How are these efforts by the two dominant parties? How is it being seen by the voters?
देखिए आपने जिक्र किया, ऑब्वियस सी बात है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की जा रही है और साफ तौर पे ये यात्रा कोई नॉर्मल यात्रा नहीं, चुनावी यात्रा है। कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि इस यात्रा के जरिए वोट बैंक जो है वो समेटा जा सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरह के एलिगेशन जो लगातार बीजेपी और कांग्रेस पे लगा रही है, और उसके अलावा अगर देखा जाए तो बीजेपी ने ऑलरेडी अपनी लोकसभा की तैयारी शुरू कर दी है। आपने जिक्र किया कि अब की बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, और 400 पार का जो स्लोगन है वो बीजेपी ने दे दिया है। इसके अलावा बीजेपी की ओर से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद चुनावी कैंपेन की शुरुआत कर दी है। पहले उन्होंने जो प्रोग्राम किया, उन्होंने वो युवा वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए युवाओं से बातचीत की, उसके बाद उन्होंने परीक्षा पर चर्चा की, और लगातार वो हर स्टेट में जा रहे हैं और बड़े बड़े कैंपेन्स और रैली करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा बीजेपी भी लगातार ये बोल चुकी है कि लोकसभा के लिए वो उन सीटों का ऐलान कर देगी जहां पर बीजेपी कमजोर है। खासतौर पे यूपी की बात की गई है, क्योंकि यूपी एक बड़ा स्टेट है, लोकसभा में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। लेकिन अभी तक कांग्रेस की ओर से लोकसभा को लेकर क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या इनका अलायंस रहेगा, क्या सीटें रहेंगी, कौन से नेता फाइट करेंगे, हर स्टेट में क्या जो है समीकरण होगा, इस पे क्लियरिटी नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोकसभा के लिए बीजेपी फुल ऑफ एक्शन मोड में है, लेकिन कांग्रेस लगातार जो न्याय यात्रा का बार बार जिक्र कर रही है। और आपने देखा होगा राहुल गांधी लगातार न्याय यात्रा में अगर बात करें तो बीजेपी और आरएसएस को टारगेट करते हुए नजर आते हैं। तो एक तरफ न्याय यात्रा और वहीं दूसरी ओर बीजेपी की बड़ी प्लानिंग, इनके बीच में जनता किसको चुनेगी, किसका वोट बैंक बढ़ेगा, और क्या बीजेपी जो बोल रही है 400 पार वो वाकई सिद्ध हो पाएगा, क्योंकि राम मंदिर के बाद जो लहर है वो एक तरह की अलग लहर है, इसीलिए कहीं ना कहीं बीजेपी को उसका बेनिफिट भी मिल सकता है। उसके अलावा भी तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसके प्रचार जो है बीजेपी लगातार करती आई है और कर भी रही है। तो साफ तौर पे इन चीजों से जो है एक बेनिफिट जो है बीजेपी को मिलेगा। लेकिन अब कांग्रेस इस बीच में अपनी क्या स्ट्रैटेजी रखती है, इनका मैनिफेस्टो में किन बातों का जिक्र होता है, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार जारी है और राहुल गांधी उस यात्रा के जरिए जो है लगातार बीजेपी की पॉलिसी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, और वही जो 10 साल में बीजेपी का कार्यकाल रहा है उसके ऊपर भी एलिगेशन लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि किस तरह से जो है ऑपोजिशन की साइड से स्ट्रैटेजी रहती है, और क्या वो स्ट्रैटेजी बीजेपी से अच्छी बना पाएंगे या नहीं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.